आर्थिक मामलों के जानकार हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, थैंक यू वेरी जी मच। जी, आपने सुन लिया बजट और हर बार की तरह आप हमारे साथ जुड़ते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये बता दीजिए कि एक लेमैन की तरह मुझे क्या मिला इस बजट में और मेरे जैसों को क्या मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जो इस बजट के अंदर जो हमें मेन चीज जो देखने में आई है कि एक बहुत समझदारी के साथ इस बजट को पेश किया गया है। जो डिक्रिमिनलाइजेशन है, अगर कोई छोटी बहुत गलती हो जाती है आप लोगों से या किसी भी इंसान से, तो पहले वाले प्रोविजंस के अंदर सीधा उनको जेल में डाले जाने का प्रोविजन था। लेकिन अभी जो बात की गई है वो ये है कि अगर छोटा सा कोई गलती होती है तो उसके ऊपर खाली पेनल्टी लगेगी और डिक्रिमिनलाइजेशन की तरफ सरकार बढ़ रही है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो एक इंडिविजुअल को इफेक्ट करेगा कि अगर आप बाहर जाते हैं, अपने ट्रैवल करते हैं या एजुकेशन के लिए बाहर पैसा भेजते हैं या आप अपना हॉलिडे करने के लिए जाते हैं, तो जो टीसीएस लगता था, जो पहले ही हमें अमाउंट के ऊपर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स देना पड़ता था, उसका एक जो रेट है वो थोड़ा कंट्रोल किया गया है, जिससे कि जो लोग स्पेंड करना चाहते हैं मनी, उनको थोड़ा राहत मिलेगा। ये एक चीज तो, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था उसकी सीमा बढ़ गई थी, दिवाली के आसपास जीएसटी में बदलाव हो गया था, तो कोई बहुत ज्यादा चेंजेस की तो उम्मीद नहीं थी। लेकिन जो ट्रंप के टेंट्रम्स हैं उनसे लड़ने के लिए या उनका मुकाबला करने के लिए क्या इस बजट में आपको विजन दिखाई दे रहा है? बहुत सारी चीजें हैं जो इस बजट में हमें नजर आती हैं। जो सबसे पहले जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर जो फोकस है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण दिशा है हमारी सरकार की। और इसके अलावा जो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स हैं या जो खेलो इंडिया का जो स्ट्रेंथन करने का इनिशिएटिव है, इस तरीके के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। और जो हमारी इंडस्ट्री को, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है, उसके ऊपर बहुत फोकस है। हालांकि स्टॉक मार्केट्स इतना अच्छा नहीं समझ रही हैं बजट को, बट एक आम आदमी के हिसाब से देखा जाए तो जो इनकम टैक्स को पूरा रिवाइज किया गया था, जो नया इनकम टैक्स बनाया गया था, वो 1 अप्रैल 2026 से लागू होना है। और वो एक बहुत ही सिंप्लीफिकेशन, एक बहुत सीधे तरीके से चलेगा। और ये एक महत्वपूर्ण दिशा में कदम है ये एक चीज और थी कि जिस तरीके का ये बजट है, इन्वेस्टर जो है क्या उसके लिए इसे झटका माना जाए, चाहे वो इंट्राडे वाला हो चाहे वो लॉन्ग टर्म वाला हो। सिल्वर और गोल्ड वाला तो जूझ ही रहा है, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। ये वाला इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर्स के दिन अच्छे नहीं चल रहे क्या? सर देखिए, जो फ्यूचर का नाम नहीं सुना, फिशर हक्को, क्योंकि मेरे ख्याल में भारत का सबसे ज्यादा बड़ा केरला कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट मेकिंग है, वो एक तरीके से डिस्करेज करने के लिए है कि आप फ्यूचर और ऑप्शन में अपना हार्ड अर्न मनी ना लगाएं। जितना आपकी कैपेसिटी है सिर्फ उतना ही खेलें, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ना लगाएं। और इसके ऊपर थोड़ी सी ट्वीकिंग जो की गई है, जो 0.02% से 0.05% और 0.1% से 0.15%, तो जो ज्यादा क्वांटिटी में खेलते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये डिस्करेजिंग है। अच्छा, एक चीज और मुझे जाननी थी आपसे प्रवीण जी कि जिसकी आय सालाना 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख या 10 लाख की रेंज वाले हैं, उनके लिए पिछले बजट से इस बजट के बीच में आकर कुछ बदला है क्या? वो सेम है। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारा जो, जैसे हमने पिछले 2-3 बार से हम डिस्कस करते आ रहे हैं, हमारी सरकार न्यू रिजीम की तरफ एनकरेज कर रही है। तो वो जो पहले डिडक्शन होती थी, एलआईसी का प्रीमियम दीजिए, और वो सब रिडक्शंस की जगह एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आप 4 लाख तक की इनकम का कोई टैक्स नहीं होगा। एक्चुअली 12,75,000 रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं होगा अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं। 75,000 आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है और 12 लाख आपका वैसे एग्जेम्प्टेड रहता है। तो एक सैलरीड क्लास के लिए ये एक बहुत अच्छा रिजीम है,
कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड 12,75,000 तक टैक्स ना दें और आप पैसे अपने पर खर्च करें। जी प्रवीण जी, इसको अगर हम थोड़ा समझे, जो बिजनेसमैन है वो बिजनेसमैन के लिए भी क्या इस बजट में कोई नई राहत है या उसके लिए भी एज इट इज है मामला? इस बार का बजट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स के प्रोविजंस हैं उसके अंदर काफी बदलाव किए गए हैं, तो हमें वो रीड बिटवीन द लाइंस वाला काम करना है। अभी हम बैठ के हमारी टीम कर रही है। जो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स है उसके ऊपर काफी सारे प्रोविजन में चेंजेस किए गए हैं, लेकिन ये जो हमें समझ में आ रहा है, जो टोन समझ में आ रही है कि ये इसको सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जाया जा रहा है, और जो स्टार्टअप्स हैं या जो नई इंडस्ट्री है, आईटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उनको बहुत प्रोत्साहन दिए जाने का प्रोविजन मैं है। आपके पास लौट रहा हूं सर, एक बार रिएक्शन सुन लेते हैं विपक्ष की ओर से। अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं? उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या गंगा की सफाई हो गई, क्या डिसिल्ट कर लिया आपने? और फिर केवल गंगा का नहीं, वाराणसी में ये बताइए आप कि जो हमारा बहुत पुराना धार्मिक स्थान, पुराने से भी पुराना धार्मिक, उसका हाल क्या कर दिया है बीजेपी ने? अखिलेश जी, टैरिफ वॉर के बाद पहला बजट था, टैरिफ जिस प्रकार से लगा था, क्या कहेंगे? अखिलेश सर, टैरिफ के बाद पहला बजट था। देखिए, शेयर की बातें हम कम समझ पाते हैं, लेकिन बीजेपी 5% लोगों के लिए बजट बनाती है और शेयर का मसला उन्हीं 5% लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर वो निराश हैं और किसान की समझ से बाहर है, सोचिए किसान अपनी पैदावार के लिए क्या दे। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूं, आलू के लिए क्या किया सरकार ने? आलू के किसानों की पैदावार को बढ़ा करके, या पैदावार आ गई, आलू के लिए क्या कर रही सरकार? क्या उनको सही रेट पे खरीदेगी? क्या आय दोगुनी हो गई? अभी धान की फसल, क्या धान की कीमत दे पाई है? सरसों की फसल तैयार है, क्या सरसों की तैयारी कर ली इन्होंने? जब आप विदेश का तेल मंगाओगे खाने के लिए, क्या उम्मीद करोगे आपके किसानों को कीमत मिलेगी? ये केवल 5% लोगों के लिए बजट बनाते हैं, बाकी सब कहीं जाएं, और फिर बजट आपके लिए और बनाते हैं, आपके लिए प्रचार के लिए बजट बनाते हैं। एक मिनट जाइए, आपके प्रचार के लिए बजट बनाते हैं। बड़े बड़े अखबार उठा लीजिए। मैं एक कंपनी का ऐड देख रहा था, वो कंपनी कह रही है पानी में यूरेनियम है, पानी में पेस्टिसाइड्स हैं, पानी में पी नहीं सकते पानी हम। प्राइवेट कंपनी को पता है, सरकार को नहीं पता है। माँ गंगा का क्या हाल है? आपकी हिंडन नदी, काली नदी, यमुना नदी। तो चलिए, रिएक्शंस आप सुन रहे थे, वापस लौटते हैं प्रवीण जी के पास। प्रवीण जी, राजनीतिक बयानबाजी तो खैर अपनी जगह होती रहेगी, लेकिन उसके इतर हम ये जानने में भी इंटरेस्टेड हैं आपसे कि किसान सम्मान निधि जो शुरू हुई थी तब से अब तक उसके अमाउंट में बदलाव नहीं हो पाया है। क्या सरकार को कि थोड़ी पोटली में इस समय इतनी मतलब उदारता की स्थिति नहीं है कि वो ये बढ़ाए, क्योंकि बढ़ाएगी तो फिर पैन इंडिया उसके खजाने पर अच्छा खासा असर पड़ेगा, देश भर में किसान है इसलिए, वरना इस बार सबसे ज्यादा संभावना जताई जा रही थी कि शायद इसमें कोई बदलाव हो जाए। देखिए सर, वरुण जी, जो हमें एक और चीज बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी वो ये है कि हमारा देश जो है वो पूरी दुनिया के जो देश हैं उन देशों के साथ मिलकर व्यापार करता है, और WTO के कुछ एग्रीमेंट्स हैं जिसके हिसाब से हम अपने देश में कुछ सुविधाएं दे सकते हैं अपने एग्रीकल्चर्स को या अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को। और अगर हम जरूरत से ज्यादा अगर कुछ करते हैं तो दूसरे देश इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाते हैं, तो हमें उन चीजों को भी ध्यान में रखना होता है, चाहे हम शुगर के ऊपर सब्सिडी दें, चाहे हम चमड़े के ऊपर करें या ईवी गैस पे करें, बायोगैस पे करें, तो इनके ऊपर डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। हमारे पोल्ट्री फार्म्स के ऊपर इतना डिस्प्यूट हुआ, यूएस ने हमारे ऊपर केस किया। शुगर के बारे में, जो हम शुगर इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं उसके बारे में हमारे ऊपर WTO में हमारे देश के खिलाफ केस किए जाते हैं। तो हमें उन चीजों को भी बैलेंस करना होता है। तो हमारी सरकार ये ध्यान में रखती है कि जब हम इंडिया में अपने फार्मर्स को फैसिलिटी दे रहे हैं, उस फैसिलिटी से कहीं वो जो हमारे WTO के अरेंजमेंट्स हैं या एग्रीमेंट्स हैं, हम कहीं उनसे तो दूर नहीं जा रहे हैं, उनके अंदर हम नॉन कंप्लायंस वाली सिचुएशन में तो नहीं जा रहे हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रख के और फिर बैलेंस किया जाता है। जो मैंने पीछे देखा है कि जैसे शुगर की सब्सिडी दी जाती थी, उसके बाद फिर उसको
चेंज किया गया। सोलर पैनल के ऊपर हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा देने के लिए बाहर से जो सोलर पैनल आ रहे हैं उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई। उसके अलावा जो हमारा चाइना और वहां से स्टील आ रहा था बहुत ज्यादा, उसके इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई ताकि वो लोग सस्ता स्टील यहाँ डंप ना करें। टायर इंपोर्ट हो रहे थे, उनके ऊपर ड्यूटी लगाई गई और फिर इस चीज को डिस्प्यूट किया गया WTO के अंदर। तो हम लोगों को ये भी ध्यान रखना होता है कि जो WTO के अरेंजमेंट्स हैं हम उनको उनका कंप्लायंस साथ में करें। अगर आपको याद होगा कुछ साल पहले एक टैक्स के अंदर चेंज किया गया था रेट्रोस्पेक्टिव पीछे से, तो वोडाफोन नाम की कंपनी के ऊपर बहुत सारा टैक्स लग गया था, जिसका उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक में जाके उन्होंने जब उसका रेजोल्यूशन किया था तो इंडियन गवर्नमेंट ने बैक डेट से टैक्स को चेंज कर दिया था, जिसका फिर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में केस चला और वहां जाके बोला गया कि आप जो हिंदुस्तान में कानून बनाते हैं वो कानून बनाते हुए ये देखिए कि बाहर की कंपनियां भी इफेक्ट होती हैं उससे, और ऐसा कानून ना बनाएं कि जिससे कि आप ग्लोबल जो सिचुएशन है उससे थोड़ा अलग हो जाए। तो जो फार्मर्स के लिए हिंदुस्तान की गवर्नमेंट हमारी कर रही है वो एक लिमिट के अंदर ही कर सकती है, और जो मुझे लगता है कि जो स्टेबिलिटी है वो एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है हमारे देश में। और यही एक रीजन है कि जो यूएस ने जो टैरिफ लगाए और जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने उनको बहुत स्ट्रांगली उसका सामना किया, जिस तरीके से अल्टरनेट मार्केट क्रिएट किए जा रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट किया जा रहा है, तो इन सब चीजों से वो जो इम्पैक्ट है जो टैरिफ का उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। बट हमारी सरकार हमेशा से ये ध्यान रखती है कि हमारे फार्मर्स को और हमारी इंडस्ट्री को उतना प्रोटेक्शन मिले जितना कि परमिसिबल लिमिट्स के अंदर है। जी, एक और बात जो एक्सपेक्टेड थी कि जो डिफेंस बजट है वो बढ़ेगा और जो कैपिटल आउटले है सर वो बता रहा है कि लगभग 22% का इंक्रीज उसमें दिखाई दे रहा है, जो सेना की जरूरतें थी उस लिहाज से भी और मॉडर्नाइजेशन के लिहाज से भी और जो मौजूदा हालात है हमारे अड़ोस पड़ोस पे उसके लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट था और ऑब्वियस स्टेप था, ये कहें। एब्सोल्युटली, जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता है उससे ये पहले ही लग गया था कि हम लोग डिफेंस के अंदर बहुत फोकस रहेंगे। और जिस तरीके से ग्लोबल सिनेरियो ना केवल हमारे आसपास बल्कि अमेरिका, ईरान, रशिया, यूक्रेन, ये जो सब चीजें चल रही हैं, हम लोगों को अपने आप को डिफेंड करने के लिए हमारे को ये खर्चा तो करना ही था। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, बट ये एक्सपेक्टेड था सर। ये एक्सपेक्टेड था। अब प्रवीण जी बात करते हैं एमएसएमई सेक्टर की, जिसको लेकर बहुत तरह की बातें हैं। एक और तो ये कहा जाता है कि हमारे कई एमएसएमई सेक्टर उठते हैं और बंद हो जाते हैं, उनको बचाने के लिए क्या हो रहा है, और कोई बजट ऐसा नहीं है जिसमें एमएसएमई सेक्टर को लेकर बात नहीं होती है। सरकार का प्रयास जो है, जो एफर्ट है, क्या इस बजट में उनकी ग्रोथ की ओर कोई इशारा कर रहा है? जो इस बार का फोकस है ना सर, वरुण सर, वो इस बार का फोकस इनका आईटी इंडस्ट्री और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज हैं, उसके ऊपर ज्यादा है और होना भी चाहिए। आज की डेट में आप देखिए जो जितने भी काम है, अगर आप बैंक में जाते हैं तो आपका सारा काम कंप्यूटर से होता है। आप इंश्योरेंस कंपनी में जाते हैं तो आपकी सारी पॉलिसी और उसका सारा प्रीमियम कंप्यूटर से निकलता है। और आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा चेंजेस ला रहा है, पूरे के पूरे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इफेक्ट करने वाला है। तो आई थिंक जो इन्होंने जितने भी हमारे प्रोविजन किए हैं फाइनेंस मिनिस्टर ने उस पर्टिकुलर एरिया को बढ़ावा देने के लिए जो टैक्स हॉलीडेज और ये सब किया है, तो आई थिंक ये उस डायरेक्शन में है। और एमएसएमई जो स्टार्टअप्स हैं और वो जो मीडियम, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है, उसके लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। जो एक रिएक्शन सुन के सर लौटता हूं आपके पास, जल्दी से एक रिएक्शन आया, जल्दी से। मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। चलिए मैं लौटता हूं और हमारे साथ पंकज गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। पंकज जी, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि इस बजट में
क्योंकि एक तो जब से जीएसटी आया है आम लोगों की रुचि बहुत ज्यादा बजट में वैसी आती नहीं है, क्योंकि जीएसटी सब तय कर देता है। लेकिन फिर भी जो सैलरीड क्लास है, जो मिडिल क्लास है, अगर उसी से बात कर लें और अपने आप को उससे जोड़कर देख लें, तो आपके हिसाब से इस बजट में पंकज जी कुछ है या बड़ा सीधा सपाट फ्लैट बजट है? और उसके अंदर बिटवीन द लाइंस जो प्रवीण जी ने शब्द यूज किया, ऐसा कुछ करके ढूंढना पड़ेगा? वरुण जी नमस्कार जी। वरुण जी, आज सुबह भी मैं आपके चैनल पे था, तो मैंने उसमें ही बताया था, क्योंकि जो आम मध्यम वर्ग के लिए जो सुविधाएं देनी चाहिए थी वो पिछले बजट में काफी हद तक गवर्नमेंट ने अब जो टारगेट रखा था उसमें दे दी गई थी। आप जानती है कि पिछली बार जो इनकम टैक्स के जो वो स्लैब थी वो 12 लाख रुपए और 12,75,000 रुपए सैलरी क्लास के लिए कर दी गई थी। और इसी के साथ जो दूसरा जो उन्होंने उनको मध्यम वर्ग को जो राहत देनी थी, वो जीएसटी की दरों को रिस्ट्रक्चर करके और जो जीएसटी की दरों को 2 दरों में कन्वर्ट करके जो उससे लगभग 60-70%, 80% वस्तुओं के दामों में कमी आई थी पिछले। तो मध्यम वर्ग को जो उनको जो सहायता देनी थी, जो सपोर्ट करनी थी, वो पिछले बजट और बजट के बाद जीएसटी की दरों में कम करके दे दी गई थी। तो आज का जो बजट आया है उसमें जो मेन जो आज फोकस रहा है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर रहा है, क्योंकि हमारा सर्विस सेक्टर तो पिछले काफी साल से अच्छा कर ही रहा है। तो आज बजट में इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट देने के लिए काम किया गया है। और उससे क्या होगा कि आप देखिए कि रोजगार बढ़ेगा। पंकज जी मैं आ रहा हूं, एक बार आपका ऑडियो है वो वापस लौट रहा है, या तो कहीं साउंड खुला हुआ है, वो ऑडियो वापस लौट रहा है आपका। मैं 1 मिनट आता हूं आपके पास जल्दी से जी। तो आपको सुनवाते हैं, क्या कुछ रिएक्शन आ रहे हैं, फिर मैं अपने मेहमानों के पास लौटता हूं। देश को भी राज्यों के लिए 1,40,000 करोड़ का अनुदान देने का निर्णय किया, जिसमें मध्य प्रदेश भी लाभान्वित होगा। मध्य प्रदेश तो टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी, जब पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन हमने भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से किया था, जिसमें 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। 6 लाख से ज्यादा कपास उत्पादक किसानों के लिए पूरा मालवा निमाड़ एक तरह से एक नई छलांग लगाने के लिए हमने पिछले समय उसका भूमि पूजन कराया। इससे इस बजट के माध्यम से वैश्विक स्तर पर कॉटन के कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स, सभी प्रकार के सेक्टर के लिए अनोखी और बहुत दूरगामी दृष्टि से नीतियां बनाई गई है, जिसका लाभ पूरा देश उठाएगा, मध्य प्रदेश उठाएगा। मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, प्रदेश की 9 करोड़ जनता की ओर से आज इंदौर में मैंने इस कार्यक्रम में शामिल होकर के बजट भी सुना, बजट से जुड़े हुए विविध अलग अलग श्रेणी के विद्वानों के साथ संवाद भी हुआ, उनके विचार भी जाने, और उनने सबने एक मुक्त कंठ से एक मत होकर के बजट की तारीफ की। ये आनंद का विषय है। मेरी अपनी ओर से बधाई। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप सुन रहे थे, हमारे साथ हमारे मेहमान बने हुए उनके पास लौट रहे हैं। प्रवीण जी, क्या इंडिकेटर माना जाता है सेंसेक्स को बजट का? जैसा आज सेंसेक्स ने, हालांकि उनके साथ जो हुआ वो उस पर तो नाराजगी या मान लीजिए वो था, लेकिन क्या उसे इंडिकेटर के तौर पर देखा जाएगा? तो फिर सेंसेक्स की ओर से, शेयर मार्केट की ओर से तो रेड फ्लैग है इस बजट पर। असल में जो सेंसेक्स ने आज एक डाउन टर्न किया है, उसका एक मेन रीजन ये है कि जब ये फाइनेंस मिनिस्टर को एक मेमो देते हैं कि हमारी ये एक्सपेक्टेशन है, आप हमारे इस इंडस्ट्री के लिए ये करें और इस इंडस्ट्री के लिए हमें ये सुविधा प्रदान करें, तो जब ये बजट का स्पीच चल रहा था तो उनको रियलाइज होना शुरू हो गया कि उनकी बहुत सारी डिमांड्स जो हैं वो अभी इस बजट अनाउंसमेंट के अंदर नहीं आ रही हैं। तो जो शेयर होल्डर या जो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसमें कॉर्पोरेट टैक्स रेट में कमी आने के चांस हैं या इसमें इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कुछ है, तो वो जब नहीं मिला तो वो शेयर मार्केट का एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला। परहैप्स जो पिछले कुछ टाइम में उन्होंने एक उम्मीदें जगा दी थी और उसके हिसाब से शेयर प्राइस एक चले गए थे ऊपर, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि जो ग्लोबल कंडीशन है, ग्लोबल मार्केट कंडीशन है, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को ये उम्मीद थी कि ये टैरिफ वाला या जो अमेरिका और ईरान वाला इशू चल रहा है या जो चाइना का बिहेव हो रहा है,
तो उसके चलते हमारी इंडस्ट्री को कुछ ना कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे जो उनको देखने में नहीं मिला। उसकी वजह से ये करेक्शन आया मार्केट के अंदर। जी ठीक है, तो इसको भी समझते हुए एक बार गुप्ता जी के पास भी चल लेते हैं और उनसे भी समझते हैं। पंकज जी, इस बजट के बाद, क्योंकि जैसा ये कहा को क्या स्किप कर दे आदमी, चले मैं आता हूं एक बार, हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे हम ये जान रहे थे, समझ रहे थे कि आखिर ये जो बजट है इसके अंदर के प्रावधान किस तरीके के हैं। और अब जो आखिरी बात हम कर रहे थे, और एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश महतो जी। पंकज जी, आपसे मैं ये पूछना चाह रहा था उस समय कि इस बजट को क्या उस लिहाज से मिडिल क्लास को अब आगे इसमें मतलब बाईपास कर देना चाहिए कि उनके लिए बड़ी घोषणाएं दिवाली पर हो गई जीएसटी में, और उससे पहले बड़ी घोषणाएं हो गई पिछले बार के बजट में? नहीं वरुण जी, ऐसी बात नहीं है। देखिए, बजट का हमेशा मतलब डायरेक्ट रिलीफ नहीं होता। बजट में कुछ ऐसे प्रोविजन किए गए हैं जिसका हर आदमी को और पर्टिकुलरली मध्यम वर्ग को बहुत फायदा होने वाला है। अगर आप देखें तो लगभग 17 स्वास्थ्यवर्धक जो मेडिसिन है उनके ऊपर से, जो कि जीवन रक्षक मेडिसिन कहते हैं, उनके ऊपर से इंपोर्ट ड्यूटी को हटाया गया है। इसी तरह से एमएसएमई को, जो एमएसएमई में जो ज्यादातर लोग जो इन्वॉल्व रहते हैं वो मध्यम वर्ग ही रहता है, उसके लिए भी विशेष प्रोविजन बजट में किए गए हैं। तो अगर हम देखेंगे तो बजट में हर उस तरह की कोशिश की गई है जिसमें कि आम आदमी के लिए रोजगार उत्पन्न हो, और वो जो 2047 का अपना विकसित भारत है उसकी परिकल्पना में वो डायरेक्ट रूप से जुड़े। तो बजट के अंदर अगर हम उसका फाइन प्रिंट आ जाएंगे तो उसमें काफी चीजें आपको देखने में मिलेगी जिससे आम आदमी को काफी फायदा होने वाला है। ठीक है, महतो साहब के पास चलते हैं। महतो साहब, एक मुझे बताइए, मेरी जेब में कुछ इस बजट के बाद बच रहा है या एज इट इज रहने वाला है, या मैं ये शुक्र मनाऊं कि कुछ एक्स्ट्रा निकल नहीं रहा है मेरी जेब से? देखिए, इस बजट में भी आप मतलब कि जेब में कुछ कुछ मिलेगा। और सरकार जब से तब से सरकार का उद्देश्य रखता है कि जनता के हाथ में पैसा, जो जनता के हाथ में पैसा बचेगा तभी वो अपनी कौमी में खर्च करेगी। और कहीं ना कहीं हमारी सबसे पहले इस बजट के अंदर मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि गवर्नमेंट हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजीगत व्यय है उसको हमेशा से बढ़ा रही है। और इस बार भी गवर्नमेंट ने 12.2 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के ऊपर एलोकेशन किया है। और जब भी कहीं पूंजीगत व्यय किसी देश के अंदर बढ़ाया जाता है, कहीं ना कहीं जीडीपी हमारी बढ़ती है, हमारी ग्रोथ बढ़ती है, हमारे स्कूल, कॉलेज, रेलवे, पोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, सबके अंदर ग्रोथ। उससे जो पैसा खर्च होता है कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है और देश और हिस्से समाज में काम आती है। ये बहुत ही अच्छा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया है। ठीक है, प्रवीण जी, क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन में थोड़ी और गुंजाइश की उम्मीद थी? सर, ये तो कभी ना खत्म होने वाली इच्छा है हम लोगों की। ये तो जितना बढ़ा देंगे हम कहेंगे कि थोड़ी और गुंजाइश थी। हाँ। तो ये तो एक बिल्कुल नेचुरल एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि जब भी फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रस्तुत करे तो उसमें या तो मिनिमम टैक्स स्लैब बढ़ा दे या स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दे ताकि कुछ हमें फायदा हो। ये हमेशा हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है। तो इन्हीं सवालों के साथ सर, कि क्या जो लोअर मिडिल क्लास है उसके लिए ये बजट क्या है? एक टीवी पर आने वाला कार्यक्रम, एक अखबार में छपने वाला इवेंट भर है, या उसके लिए भी इसके अंदर कुछ चीजें हैं जिससे वो सोचे कुछ हो रहा है? देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जब ये बजट प्रस्तुत किया जाता है तो ये सिर्फ एक उस क्लास के लिए नहीं है जिनके ऊपर इनकम है और उनके ऊपर इनकम टैक्स लगना है। जो छोटे छोटे प्रोविजन है, जैसे कोकोनट इंडस्ट्री है या चमड़ा है या शुगर केन है, या जो भी जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज के ऊपर जो इम्पैक्ट किए जाते हैं या जो उसके लिए प्रोविजन किए जाते हैं, बिहाइंड द प्रोविजन जो एक दिमाग में सरकार की ये रहती है कि इससे जो लोअर मीडियम या स्मॉल पॉपुलेशन है, जो स्मॉल इनकम पॉपुलेशन है,
उसको भी कहीं ना कहीं फायदा मिले। कई बार डायरेक्ट फायदा मिलता है, कई दफा इनडायरेक्ट फायदा मिलता है। वो जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, अगर उस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा तो नेचुरली उन लोगों को भी उससे फायदा होगा। अब जैसे सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये हब बनाए जा रहे हैं, तो उन हब्स में ये जो बच्चे हैं, जब ये टेक्निकल चीजें सीखेंगे और अपना काम आगे बढ़ाएंगे, जो इनका हुनर है उसको आगे लेके आएंगे, तो उससे उनको धीरे धीरे फायदा होगा। तो ये एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है किसी भी बजट को प्रस्तुत करने के लिए। चलिए ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास और कुछ और सवालों को भी जानेंगे और बजट की कुछ बारीकियों को समझेंगे और क्या कुछ एक्सपेक्टेशन थी उस पर भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आर्थिक मामलों के जानकार जो बजट की बारीकियों को समझा रहे हैं, उसी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि ये बजट क्या कुछ कह रहा है। राजेश मेहतो साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो 31 मार्च तक अब रिवाइज कर दिया गया है, रिटर्न भरने की जो बात है, विदेश पैसा भेजने पर टैक्स अब 2% कर दिया गया है, इसका जनरली कितना इंपैक्ट देखने को मिलेगा? देखिए, जो पहले हम रिलेशन कर सकते थे तो उसमें इंटरेस्ट जो थी वो 5% थी, अब उसको बढ़ाकर 2% कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद है, निर्णय लिया गया सरकार की तरफ से। और ITR 1 और 2 की जो डेट है वो पहले 31 जुलाई थी, उसको अब बढ़ाकर 31 जुलाई तक है, बाकी जो ITR 4 है उसको अगस्त तक कर दिया गया है। ठीक है। पंकज गुप्ता जी, मूलतः बात यह है कि पंकज जी, आवाज सुन रहे हैं आप मेरी? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है आवाज। पंकज जी, बात यह है कि ये जो बदलाव किए गए हैं, जिस तरीके से लोगों को अपनी और न्यू टैक्स रिजीम में अट्रैक्शन की और कोई कदम दिख रहा है, या कुछ लोग ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ रहना चाहते हैं, उन्हीं के लिए, या इसमें नए टैक्स रिजीम की ओर आने की और कुछ ऐसे कदम बढ़ाए गए हैं? नहीं, इसमें एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि ये टैक्स रेजिम की बात नहीं है। टैक्स रेजिम तो पिछली बार न्यू और ओल्ड का हो गया था। ये अब वो जो नया एक्ट लेके आ रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट, और वो 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल हो रहा है। मतलब टैक्स रेजिम तो जो पहली ऑप्शन थी पुरानी और नई, उसमें पिछली बार ऑप्शन थी और वो आगे चलती रहेगी, पर अब ये नया टैक्स एक्ट 2026 से वो कंपलसरी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो उसमें ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है, वो सभी के ऊपर एप्लीकेबल होगा जी। एक ये जो क्रिमिनलाइजेशन है ये कम हो जाएगा, पनिशमेंट की जगह पेनल्टी, इसे कितना बड़ा आप चेंज मानते हैं या फैसला मानते हैं? बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि या आप कहिए कि भी हमारे यहाँ पर कुछ जो भी टैक्स चोरी होती है, तो कि में जो आप उनको एक फीस दे और उसको गलती के लिए उनको पेनल्टी लगाना या उनको जेल करना, ये एक वो नहीं है। अब इससे आम आदमी करना, ये एक वो नहीं है। अब इससे आम आदमी खुलकर काम कर पाएगा, और अगर कोई गलती होगी तो उसको वो उसके दिमाग में ये दिक्कत नहीं रहेगी कि भी वो कोई गलती कर रहा है और उसकी वजह से उसकी जगह उसको जेल में जाना पड़ेगा या हैफ्टी पेनल्टी पे करने की। वो एक फीस देगा और इसमें फाइनेंशियल जो लॉस होगा वो उसको बेयर करेगा जी। तो बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है जी। इसे आप एक कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म जैसी जो, और ये हमारे, मेरे को ऐसा भी लगता है कि ये हमारे जो मेरा इसमें एक ऐसा भी लगता है कि आप अब इससे आम ये जो गवर्नमेंट है उसकी भी माइंडसेट में फर्क आया कि हर चीज के लिए आदमी को पेनलाइज करने की बजाय उसको इंप्रूव करने का मौका दिया जाए। अदरवाइज आम आदमी के मन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट का ये खौफ रहा करता था। आज के बाद वो डेफिनेटली खौफ थोड़ा कम होगा। ठीक है, ठीक है। राजेश मेहतो जी, इंस्पेक्टर राज थोड़ा कम होगा, काम करने वालों में थोड़ा डर कम होगा, या फिर जैसे अभी बात कर रहे हैं गुप्ता जी, वो अधिकारी का पहुंचना या वो नोटिस का आना, अगर पेनल्टी का ऑप्शन है और पनिशमेंट की जगह पेनल्टी भी भरी जा सकती है, तो इसे एक सुधार के तौर पर देखा जाए, बड़े सुधार के तौर पर? जी जरूर। इस सरकार का आवश्यक है परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। यानी कि हमेशा ही गवर्नमेंट चाहती है कि किसी तरह से जनता का हित हो और जनता को हरेस न किया जाए, ईज ऑफ इकोनॉमी हो, उसके ध्यान रखते हुए इन चीजों को लेकर आया गया है। देखिए, जब क्या है, जब जनता को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिलेगा
और इकोनॉमी के अंदर ट्रांसपोर्ट परफॉर्म रिफॉर्म कीजिएगा, तभी हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। ठीक है प्रवीण जी, नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से आ रहा है, कितना बड़ा बदलाव ला सकता है ये, और कितना दूरगामी कदम है ये सरकार की ओर से, या कहें साहसी कदम है? आई थिंक ये एक जरूरत थी हम लोगों को पुराने इनकम टैक्स एक्ट को रिवैम्प करने की। बहुत सारे सेक्शन, सब सेक्शन, रेगुलेशंस वो सब हो गए थे, तो इसका सिंप्लीफिकेशन एक बहुत जरूरी कदम था जो इन्होंने जो काफी समय से पेंडिंग भी चल रहा था। तो अभी जो इन्होंने 1 अप्रैल 26 से जो लागू किया है, पिछले साल इसका जो ड्राफ्ट आ गया था, हम लोगों ने इसको पढ़ा काफी, तो हमें रियलाइज हुआ कि बहुत कंसाइज तरीके से और सिंपल तरीके से चीजें वही है, कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। लेकिन वो जो कॉम्प्लिकेशन हो गई थी उस एक्ट के अंदर, बार बार चेंजेस होने से, बदलाव होने से, नए नए सब सेक्शन जुड़ने से, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के प्रोविजन होने से, वो सब एक जगह होने से और एक सिंप्लीफिकेशन हो गया। जैसे अभी गवर्नमेंट ने लेबर कोड को लाकर, और पिछले इतने सालों से जो लेबर कानून चल रहे थे, जो इतने कॉम्प्लेक्स हो गए थे, उनको सब ठीक किया, इनकम टैक्स को ठीक किया। अब इस बार के बजट में एक छोटी सी अनाउंसमेंट की, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों का ध्यान गया नहीं है उसके ऊपर। इन्होंने बोला कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को भी इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा और इसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाया जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो सरकार के कदम हैं, जो जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, जैसे भी राजेश जी ने भी बोला कि वो एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। जितना हो सके धीरे धीरे एक एक टाइनी स्टेप करके उस डायरेक्शन में चल रहे हैं कि हमारे जो रेगुलेशन है वो ऐसे हो ताकि बिजनेसमैन को करते हुए, उनको कंप्लायंस करते हुए कोई ज्यादा दिक्कत ना आए। और हम लोगों के लिए भी, जो कंसल्टेंट्स हैं, उन लोगों के लिए भी ये आसान रहे। तो कोई भी बाहर की कंपनी अगर इंडिया में एस्टेब्लिश करना चाहती है तो हम उनको यहाँ के नियम सीधे तरीके से बता सके कि आप ऐसा कर सकते हैं और ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये धीरे धीरे करके पूरा रिवैम्पिंग चल रहा है। तो ये वाला बजट भी उसी दिशा में एक कदम है। भारतीय डेटा सेंटर से क्लाउड सेवा देने वाली विदेशी कंपनियों को 2047 तक टैक्स से छूट। पंकज गुप्ता जी इसे जानकार बता रहे हैं, ये बहुत बड़ा स्टेप है। देखिए ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। अभी आने वाले टाइम में आपको ऐसे बहुत बड़े डाटा सेंटर, क्योंकि कैसी आप सारी की सारी गेम आईटी की हो गई हुई है और बहुत ज्यादा आपको डाटा सेव करने की जरूरत होगी, क्लाउड के ऊपर डाटा सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए अभी बहुत ऐसे बहुत बड़े डाटा सेंटर, क्योंकि हम बहुत पीछे हैं अभी और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो इन डाटा सेंटर्स में होती है, तो ये इन्वेस्टमेंट हमें फॉरेन कंपनी ही करके देगी। हमारे यहाँ पे भी कुछ हो रही है बट अभी भी हम लोग काफी पीछे हैं। इसके लिए हमें बहुत बड़ी कैपेसिटी की जरूरत होगी, बहुत धन की आवश्यकता होगी और ये बड़ा एक सकारात्मक कदम है। इसके लिए हमें काफी एनर्जी की भी जरूरत होगी डाटा सेंटर को रन करने के लिए। ये सब चीजें अगर हम ये गवर्नमेंट ने सोच की कदम उठाए तो बड़ा सकारात्मक है और ये वेलकम स्टेप है जी, ये वेलकम स्टेप है, मानना पड़ेगा। अंत में चलते एक बार महतो साहब कितने पॉइंट्स दे रहे हैं आप, 10 में से कितने नंबर इस बजट को? मैं इस बजट को 8 नंबर दूंगा। वो इसलिए दूंगा कि कहीं ना कहीं जब इकोनॉमी के अंदर फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल किया है गवर्नमेंट ने, इससे हमारी इकोनॉमी की जो रैंकिंग है वर्ल्ड लेवल पे इंक्रीज होती है। तो 10 में से 8 नंबर दूंगा जी। मैं लौटूंगा, बाकी से भी नंबर लूंगा। एक बार रेल मंत्री क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। जो कि बंगाल में दांकुनी, वहाँ से गुजरात में सूरत, इसको जोड़ने वाला, ईस्ट को वेस्ट के साथ जोड़ने वाला नया डीएफसी भी सैंक्शन हुआ है। मैं इस बजट के लिए, जो कि युवा शक्ति से प्रेरित है, जो कि विकसित भारत की एक मजबूत नींव बनाता है, जो कि समाज के हर वर्ग के लिए और देश के हर क्षेत्र के लिए विकास का एक नया माध्यम बना है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। चलिए, रेल मंत्री को आप सुन रहे थे जो इस बजट पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। प्रवीण जी के पास चलते हैं। प्रवीण जी जरा बताइएगा कि 10 में से कितने मार्क्स दे रहे हैं और उसकी वजह क्या है?
सर अगर मैं ऑपोजिशन की तरफ से बोलूंगा तो बजट में कोई आप बहुत एक्सपर्ट की तरफ से बोलिए सर। तो एक्सपर्ट की तरह से बोला जाए तो आई थिंक ये बजट एक डायरेक्शन में जा रहा है और एक बहुत ही एक सोची समझी जो डायरेक्शन हम लोगों ने पकड़ी है, हमारी सरकार ने पकड़ी है, उसके हिसाब से बिल्कुल सही दिशा में बजट है और 10 में से 10 नंबर दिए जा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 10 में से 10 मतलब ज्यादा उदार हैं सर आप, मतलब जिन लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं उनके लिहाज से 1-2 नंबर तो आपको काटने चाहिए थे, पर चलिए आप एक्सपर्ट हैं, आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं ऐसा। पंकज गुप्ता जी 10 में से कितने नंबर और क्यों? देखिए बजट बहुत अच्छा है, 10 में से 9 नंबर मेरी तरफ से रहेंगी, क्योंकि कारण क्या कि ये काफी साल के बाद एक ऐसा बजट आया है जिसमें डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया गया है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ध्यान दिया गया है। इसमें किसी को खुश करने की कोशिश ना करते हुए भारत का जो विकसित भारत का विजन है उसकी तरफ अपना एक रोड मैप दिया गया है और इस रोड मैप पे चल के हम 2047 तक विकसित हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये कंसिस्टेंसी दिखा रहा है गवर्नमेंट की पॉलिसीज की। तो पिछली बार जो मैंने आपको पहले ही बताया था, गवर्नमेंट ने जो पॉपुलर वो देने थे दे दिए, अब गवर्नमेंट पूरा फोकस अपना डेवलपमेंट की तरफ कर रही है और ये बहुत बढ़िया बजट है, इसलिए 9 नंबर है मेरी तरफ से। चलिए 10 में से 9, 10 में से 8, 10 में से 10 डिस्टिंक्शन वाला मामला बना है। जनता को कितना पसंद आता है देखना होगा। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए, बात करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए बहुत बहुत